हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। कुछ ही दिन से दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए तो लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका इनमें कवर हो जाए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। सबसे पहले किसी भी भर्ती के बारे में किसी भी प्रकार के नोट्स पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मैसेज जरूर करें, वहाँ पर आपको सबसे पहले पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जो टॉपिक है वो रहेगा भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास के बारे में आपके क्वेश्चन रहेंगे जो 1858 से 1935 तक के एक्ट के दौरान जो पूछे जाते हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन आपके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम या भारत पिट अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, आंसर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा ई पे सबसे पहले प्रमुख न्यायाधीश थे, यानी सीजीआई सर एलिजा ई पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये जो है क्वेश्चन के बारे में जो व्याख्या बताई गई है वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से भी आपके निकलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? ये अलग अलग हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद या आंग्लविद विवाद। तो किसके कारण जो ना भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? ये तीन ऑप्शन है आपके सामने और नीचे दिया गया है केवल एक हो या दो ठीक है, केवल दो ठीक है, केवल एक या तीन ठीक है, या फिर एक दो तीन सभी ठीक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक दो तीन सभी ठीक हैं दोस्तों। 1813 का चार्टर एक्ट भी, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद भी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को उत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट थी। तो दोस्तों, जो ये कमेटी थी इसकी जो अभी जिम्मेदारी थी शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए का ग्रांट। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और लॉर्ड मैकाले के सहयोग से ही दोस्तों आप सभी को पता है जो भारत में ना अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश यानी बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में एंग्लिश शिक्षा के समर्थकों ने नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राचार्य ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो इन दोनों का टाइम भी ये अंग्रेजी शिक्षा का काल रहा। अगला क्वेश्चन आपका भी, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर जो ना दोस्तों चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम था, 1833 का, 1853 का या 1873 का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1813 का। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था दोस्तों, इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ में व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने दिए थे। उसके बाद है भाई 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीन ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, उनमें बताना कौन सा ठीक था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य और चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ऊपर भी सेम यही क्वेश्चन था, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको देखनी है। ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ गए तो इसका आंसर आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया।
और अगला ऑप्शन है भी भारत में राज्योत्सव अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो बताना कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी 1 और 2 ठीक हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और ने चाय और चीनी का व्यापार छोड़ दिया था और कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए छात्रों पर ब्रिटिश राज जो क्राउन प्रिंस था दोस्तों उसकी संप्रभुता जो है यहाँ पर शासन चलने लगा था। जबकि तीसरा ऑप्शन गलत था, भारत में राज्योत्सव अब ब्रिटिश संसद के पास नहीं बल्कि किसके पास लगा था, क्राउन के पास। इसलिए 1 और 2 आपके ठीक हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत राज्यों पर जो अधिकृत भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट के लिए आगे के 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों को अधिकार और राजस्व सौंप दिया गया, तथापि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार के प्रसंगत कथन 1 और 2 बिल्कुल सही हैं, परंतु 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राज्यत्सव 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी का और स्टेट का पद बनाता था। विशेषकर राजस्व प्रशासन में इसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन भी किया गया था। तो 1 और 2 सही हैं, तीसरा इसकी व्याख्या नहीं करता है, तीसरा इनमें नहीं है, क्योंकि 1858 के बाद जो ना ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में ये लाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 या फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1833। चार्टर एक्ट जो 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज यानी प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इसमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के योग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट में धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी, लेकिन इसमें बताया गया था दोस्तों कि जो 1833 का एक्ट था उससे कुछ हिस्सा भारतवासियों को अपने प्रशासन में लेना संभव हुआ था, चाहे वो क्राउन की प्रजा का हो, धर्म हो, जन्म संतान हो या फिर वंशाक्रम या वर्ण के आधार पर हो। तो कुछ ना कुछ जो हिस्सा अपना प्रशासन में उनका अपना भारतीय वर्ष का था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो कौन सा अधिनियम था? 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 अधिनियम या फिर 1919? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी वो आपका अधिनियम था भी 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था, केवल बहस कर सकते थे। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन अभी ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 का मार्लेमिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी 1909 का मार्लेमिंटो सुधार में जो ना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब अलग निर्वाचन प्रणाली दोस्तों ये इसमें दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 को नाम दिया जाता है मिंटो और मार्ले सुधार 1909। भारत द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। यानी कि जो वोट देने की जो इलेक्शन क्यों दी गई थी दोस्तों, यानी कि मुस्लिमों को भी अपना अलग से पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान दिया गया। मुस्लिम भी अपना अलग से नेता इसमें चुन सकते थे। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो आई थी बात वो आई थी भी 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, 1909, 1919 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। अगर इसमें अब चौथा ऑप्शन होता भी 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत,
तो आंसर ठीक होता, क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में, कब 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे, इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है। 1935 ध्यान रखना भी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो ना संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। 1909, 1919, 1935 या 1947। तो जो केंद्र में द्वैध शासन था वो दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसमें आपका ठीक रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। और केंद्र प्रांतों में तो देखिए 1919 का अधिनियम दोस्तों, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इसके तहत प्रांतों में यानी रियासतों वगैरह में प्रांत वगैरह जो छोटे छोटे थे, लेकिन केंद्र में कब किया गया, 1935 में भी, ये ध्यान रखिएगा। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित यानी रिजर्व्ड और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, इन 2 में बांट दिया गया था। और 1935 में केंद्र में, 1919 में प्रांतों में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थान में अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल की ओर निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित यानी नॉमिनेट किया जाना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से जो नहीं था भी, देखिए क्वेश्चन समझिएगा पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ, यानी 1935 में भाई कौन सा एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो स्वीकार किया हुआ था लेकिन महत्वपूर्ण और उस स्थान में अवयव नहीं था। तो ऑप्शन रहेगा ए, देश के लिए लिखित संविधान की मांग। यह आपका राइट आंसर रहेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख इसमें नहीं था, और सभी थे दोस्तों। देश के लिए लिखित संविधान की मांग तो बहुत बाद में हुई है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, आज़ादी के लिए जो है ना हो गया कि भी हाँ अब आज़ादी मिल जाएगी धीरे धीरे, तब जो है ना अपने अपने संविधान की मांग उठी थी। तो देश के लिए लिखित संविधान की मांग 1935 के भारत शासन अधिनियम में नहीं थी। ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था दोस्तों, इसमें ध्यान देखिएगा, इसमें किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके सीईटी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना दोस्तों इनकी है। वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप ऐसे ही अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखते हैं दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।